हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सोनी। अपन ने बेटा लास्ट टर्न पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस तो अपना कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ एक होमवर्क भी डाला था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एगैमोस्पर्मी। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। अब अपन कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। लास्ट टर्न पर अपन ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ा। आज अपन करते हैं कृत्रिम कायिक जनन, जो कायिक जनन का दूसरा प्रकार है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन जो है वो, तो ध्यान देना बेटा, लास्ट टर्न पर अपन ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया। आज अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नेचुरल का मतलब हो गया जो पेड़ पौधों के अंदर प्राकृतिक तरीके से देखने को मिलता है। ओके, और उसके अंदर मैंने बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, स्टेम, लीफ, बल्बिल्स एटसेट्रा। आज अपन करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैन मेड, क्या मतलब हुआ? मैन मेड मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कहने का मतलब वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जो पेड़ पौधों का मतलब कमर्शियल पर्पज के लिए जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, मतलब बहुत कम समय में अधिक उत्पादन जिसके अंदर देखने को मिलता है कमर्शियल पर्पज के लिए, तो वो हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट इज नॉन एज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब हो गया? मैन मेड। कहने का मतलब मानव के द्वारा जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो करवाया जाता है कमर्शियल पर्पज के लिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए, तो वो हो जाएगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। एक तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, एक साथ ही साथ प्रोडक्शन विदाउट नेचुरल सीजन। क्या मतलब हो गया? इसका फायदा क्या है? मतलब कि एक कोई भी मान लीजिए फसल है जो ग्रो करती है एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है तो किसी भी, जो कहने का मतलब जो नेचुरल सीजन है उसकी आवश्यकता नहीं होती, किसी भी वातावरण में इसको ग्रो करवा सकते हैं। ये विधियां मानव द्वारा निर्मित है तथा इनका प्रयोग पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इनकी जो प्रमुख जो कृत्रिम विधियां हैं वो निम्न हैं। 3 प्रकार की मैंने बताई थी। एक तो थी कटिंग, एक थी लेयरिंग और एक थी ग्राफ्टिंग। अब कटिंग का मतलब क्या हो गया? कटिंग का मतलब कर्तन, हिंदी में इसको कहेंगे। कटिंग का मतलब पेड़ पौधा है, उसकी जो स्टेम है, रूट है, उस वाले पार्ट को काट करके उसको ग्रो करवाना, ये हो जाएगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ओके, इसके अंदर देखें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत पार्ट देन प्लांटेड देम इन सॉइल फॉर प्रोपेगेशन। क्या मतलब हुआ कि कट रूट और स्टेम इन स्मॉल पार्ट देन प्लांटेड देम इन सॉइल फॉर प्रोपेगेशन। कहने का मतलब पादप के जो तना है या जड़ है उसके किसी भी भाग को अलग करके वातावरण के अंदर ग्रो करना, उगाना, वो हो जाएगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कटिंग के द्वारा। इस विधि में तने जड़ को छोटे भाग में तोड़कर और काटकर जमीन में रोप दिया जाता है। अब जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन था मैंने बताया था कि वो भी 2 प्रकार का होता है। ये कटिंग जो है, एक तो स्टेम कटिंग, एक होती है रूट कटिंग। स्टेम कटिंग का मतलब हो गया जो तने के द्वारा जो कर्तन होता है, और रूट कटिंग का मतलब हो गया मूल कर्तन। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना बेटा। एक तो है शुगर केन, गन्ना, अंगूर, रोज और बोगेनविलिया। ये है स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल। इसके अलावा है रूट कटिंग। रूट कटिंग के अंदर लेमन है, गुआवा अमरूद है, एप्पल सेब है, चेरी है, ये सब किसके अंदर आएंगे?
रूट कटिंग के अंतर्गत। ओके, तो ये जो कटिंग का एक सिंपल मेथड है बेटा कि भाई कोई भी पादप है उसकी जो रूट वाला पोर्शन है या जो स्टेम वाला पोर्शन है उसको क्या करना, जैसे इस तरीके से देखें, जैसे मान लीजिए स्टेम ग्रो कर रहा है या जो रूट वाला पोर्शन है उसको क्या करना, छोटे छोटे भागों में अलग करके उनको ग्रो करवाना, समझ रहे हो। और अगर स्टेम को ग्रो करवा रहे हैं तो स्टेम कर्तन, और अगर रूट को ग्रो करवा रहे हैं तो रूट कटिंग। और इसके जो एग्जाम्पल है वो पूछते हैं, ध्यान रखना बेटा एग्जाम के अंदर। जैसे स्टेम कटिंग के अंतर्गत शुगर कैन है, ग्रेप्स है, रोज है और बोगेनविलिया। और रूट कटिंग के अंतर्गत लेमन, गुआवा, एप्पल, चेरी आदि के अंदर, बाकी तरीका दोनों के अंदर सेम है। हाँ, अगर इनके जो अपन ग्रो करवा रहे हैं ना, तो जैसे मान लीजिए स्टेम के अंदर शुगर कैन मान लीजिए ग्रो करवा रहे हैं, है ना, गन्ना, तो हाँ उसके अंदर कम से कम 2 या 3 जो पर्व संधियाँ हैं वो कम से कम आनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे वातावरण से लेना चाहिए जो मतलब वहाँ पर भी ये पादप ग्रो कर रहा है और हेल्दी हो। ओके, इसके बाद में है दूसरा मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग या इसको कहेंगे दाब लगाना। क्या कहेंगे? दाब लगाना। अब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच स्टेम और ब्रांच of the plant is induced to produce adventitious bud without separating it from mother plant। कहने का मतलब इनके अंदर क्या होता है कि पादप की शाखाएं या तो कोमल होती है या मोटी होती है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो पादप की बड़ी, जो जैसे ये पादप ग्रो करवा रहा है, अब इसकी जैसे ये शाखाएं या तो बड़ी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अब इनको क्या करते हैं, इन शाखा को भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, समझ रहे हो। और दबाने पर ध्यान रखना होता है कम से कम 1 या 1 से अधिक पर्व संधियाँ इसके अंदर आती रहे। पर्व संधियाँ क्या होती है, जहाँ पर इनके जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, है ना। इस तरीके से देखो, जैसे मान लीजिए स्टेम वाला पोर्शन है, ये जो गांठ होती है ना, इसको कहते हैं नोड। नोड या इसको हिंदी में कहते हैं पर्व संधि। ओके, और इन दोनों नोड के बीच वाला जो भाग होता है उसको कहेंगे इंटरनोड। इंटरनोड पर्व। ओके, तो इस प्रकार की गांठ नुमा जो संरचना कम से कम 1 या 1 से अधिक आनी चाहिए। इनको शाखा को क्या करता है, क्या करना होता है, भूमि में दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर। फिर ये मदर प्लांट से अलग नहीं करते, पहले इनको प्रॉपर वातावरण के अंदर उगाया जाता है, पानी दिया जाता है, खनिज लवण दिया जाता है। तो कुछ समय बाद क्या होती है, इन पर्व संधियों से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ शाखाएँ बनना शुरू हो जाती है। फिर होता क्या है कि जब ये प्रॉपर ग्रोथ कर लेता है तो इनको मदर प्लांट से अलग करके स्वतंत्र वातावरण के अंदर ग्रो कर लिया जाता है। और ये मैं बताऊंगा, ये भी 2 तरीके से होती है। तो लेयरिंग के अंदर देखें, इस विधि में स्तंभ या शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए, समझ रहे हो, मुख्य शाखा को मुख्य पादप से अलग नहीं करना है, अलग किए बिना उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। अपस्थानिक जड़ों का मतलब देखो, अपस्थानिक जड़ें क्या होगी, एक तो जिस स्थान से जड़ें निकलती है वो तो है ही है, लेकिन किसी दूसरे स्थान पर से जड़ें निकलती है तो उसको कहेंगे एडवांटिटियस रूट या अपस्थानिक जड़ें। जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है जिनसे नए प्ररो का मतलब हो गया तने वाला भाग, शाखाएं हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। और इसमें कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ प्रमुख है। एक तो है माउंड लेयरिंग जिसको टीला दाब विधि कहते हैं, एक होती है एयर लेयरिंग जिसको कहते हैं वायु दाब विधि। अब माउंड लेयरिंग के अंदर क्या होता है, ध्यान देना, माउंड लेयरिंग के अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं जिनकी जो शाखाएं लंबी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अब इन शाखाओं को क्या करते हैं कि बिना किसी, देखें इस तरीके, जैसे ये इसकी शाखा है ना, इन शाखाओं को, जैसे जो बड़ी शाखा है ना जो आधार के कांटेक्ट में होती है, स्टेम से जुड़ी हुई होती है, इसको कहने का मतलब मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। और इसका जो एरियल पार्ट है जिसके ऊपर पत्तियां लगी होती है उसको कहने का मतलब ऊपर से खुला रखते हैं। कहने का मतलब जो बीच वाले पार्ट को ही दबाते हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको एयर के कांटेक्ट में उसको नहीं दबाया जाता। अब यहाँ पर ध्यान रखना होता है कम से कम 1 या 1 से अधिक पर्व संधियाँ आ जाए। अब जैसे ये मिट्टी है, अब क्या करेंगे, इनको प्रॉपर मात्रा में पानी है, नमी है, इनको भी दिया जाता है। और साथ ही साथ ये पेड़ पौधों से भी, मतलब क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं तो इनसे भी ये ग्रहण करते हैं। फिर होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये जड़ें हैं, अब यहाँ से जल और खनिज लवण जो है इन पादपों
को मिलता है जल और खनिज लवण। और कुछ समय बाद देखते हैं तो यहाँ से जड़ें निकलती है और ऊपर से शाखाओं वाला पोर्शन। समझ रहे हो। अब जब ये प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं तो फिर इनको मदर प्लांट से अलग कर दिया जाता है। यहाँ से भी काटते हैं, जैसे 1 से 3 बनेंगे ना, और फिर इनको स्वतंत्र वातावरण के अंदर रोपित कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो विधि होती है इसको कहते हैं माउंड लेयरिंग या टीलादाब विधि। इसके अंदर देखो इट इज यूज्ड इन प्लांट विच फ्लेक्सिबल ब्रांच। इस विधि का प्रयोग उन पादपों में किया जाता है जिनकी शाखाएं क्या होती है, कोमल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ब्यूरिड द ब्रांच इन सॉइल सच दैट टॉप ऑफ ब्रांच रिमेन अबव द सॉइल लेवल। कहने का मतलब इसका जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन को नहीं दबाते मिट्टी के अंदर। अपर पोर्शन जो होता है ना, टॉप वाला पोर्शन, उसको जो सॉइल वाला सरफेस वाला एरिया होता है ना, उससे ऊपर की तरफ, कहने का मतलब जहाँ पर पत्तियाँ वगैरह लगी होती है उस शाखा को भूमि से बाहर ही रखते हैं। फिर इस विधि में तने की शाखा को जमीन में दबा दिया जाता है। शाखा का शीर्ष भाग जिस पर पत्तियाँ लगी हो वो जमीन के ऊपर होता है। ओके, इसके बाद में क्या होता है, देखो देखें, आफ्टर सम टाइम्स एडवांटेजियस रूट फ्रॉम द नोड्स ऑफ ब्यूरिड पोर्शन ऑफ स्टेम स्टार्ट डेवलपिंग। क्या मतलब हुआ, कुछ समय बाद जब अपन देखते हैं ना तो इनकी जो पर्व संधियाँ होती है, इन पर्व संधियों से नीचे की तरफ तो जड़ें, ऊपर की तरफ शाखाएं विकसित होना शुरू कर देती है भाई साहब, समझ रहे हो। और फिर अपन देखते हैं कि ये जब मदर प्लांट की तरफ या फिर जो छोटे छोटे पादप बन जाते हैं, फिर इनको मदर प्लांट से अलग करके स्वतंत्र वातावरण के अंदर ग्रो करवाया जाता है। कुछ समय बाद जमीन में गड़े भाग की पर्व संधियों से जो अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है, या फूटना या निकलना एक ही बात है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जड़ें निकलती है। आफ्टर सुटेबल टाइम दिस ब्रांच इज कट along soil mass and placed at desired place। क्या मतलब हुआ कि जब ये प्रॉपर ग्रो हो जाते हैं तो फिर इनको क्या करते हैं कि मिट्टी सहित दूसरे स्थानों पर जहाँ पर अपन को उगाना है, जैसे ये मैंने ये ग्रो कर लिया, अब इसको मिट्टी सहित मैं लूँगा बाहर, 1 2 और ये 3, इन तीनों को मिट्टी सहित बाहर लेकर के जिस स्थान पर इनको ग्रो करवाना है उस स्थान पर प्रॉपर वातावरण के अंदर इसको ग्रो करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो विधि थी, ध्यान रखना बेटा, इनको कहेंगे माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग विधि क्या थी इस जिसमें शाखाएं जो होती है वो कोमल होती है। एक शाखा को क्या कर दिया जाता है, भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, और इसके जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट को वातावरण के अंदर भूमि से ऊपर ही रखा जाता है। और ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर कम से कम एक या एक से अधिक इंटरनोड रहे। और कुछ समय बाद अपन देखते हैं तो जो इंटरनोड वाला पोर्शन, नोड वाला जो पोर्शन है, वहाँ से जड़ें ऊपर की तरफ शाखाएं विकसित होना शुरू कर देती है। और जब ये अपन देखते हैं कि भाई हाँ रूट और स्टेम निकल रहा है, तो फिर इसको मदर प्लांट से अलग करके एक स्वतंत्र वातावरण के अंदर ग्रो करवा दिया जाता है। ओके, उचित समय पश्चात इस शाखा को मात्र पादप से काटकर मिट्टी के पिंड सहित अलग कर उचित स्थान पर रोपित कर दिया जाता है। मोगरा है, चमेली है आदि पादपों के अंदर इस विधि द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। अब दूसरी है एयर लेयरिंग या वायुदाब या गुट्टी लगाना। अब एयर लेयरिंग या वायुदाब या गुट्टी लगाना एक बार बेटा ऐसे ही देख लो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, फिर पढ़ा दूंगा। इसके अंदर क्या होता है कि वायुदाब या गुट्टी लगाना, इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए ऐसे पादप होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जिनकी शाखाएं, कहने का मतलब जमीन से खूब ऊपर की तरफ होती है, तो उनके अंदर क्या करते हैं, ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट बड़ा सा पादप है, ये रूट वाला पोर्शन हो गया, ये कोई बड़ा सा पादप है। अब इनके अंदर क्या करेंगे कि जैसे ये मान लीजिए शाखा है, इस पर अपन को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाना है, तो इसकी जो छाल है ना, इस छाल को एक छोटे भाग को एक वलय के रूप में, कहने का मतलब अलग कर देंगे। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए ये शाखा मैं बाहर लेकर बता रहा हूँ, इसकी छाल को एक रिंग या वलय के रूप में चारों तरफ से अलग कर लेते हैं। ओके, अब इसके चारों ओर या तो कॉटन का कपड़ा या रुई या इस तरीके से कोई
लगा देते हैं और फिर इनको सूतली से बांध दिया जाता है, समझ रहे हो। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा मटका रखते हैं और मटके के बॉटम वाले भाग पर छोटा सा छेद कर दिया जाता है। अब छेद से जो धागा निकलता है या सूतली वगैरह जो होती है उनको अच्छे से यहाँ पर बांध देते हैं। ओके, अब ये जो संरचना बनी ये अपन क्यों करते हैं, इसको इसलिए बांधते हैं ताकि यहाँ जो पानी फिल करेंगे ना तो पानी से इस वातावरण के अंदर नमी बनी रहेगी। ओके, और अब ये जो संरचना बनेगी इस संरचना को कहेंगे गुट्टी। क्या कहेंगे, गुट्टी। और फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जैसे मटका लगा दिया तो इसको पानी से अपन ने फिल कर दिया और पानी बूंद बूंद करके इसको मिलता रहेगा। कुछ समय बाद अपन देखेंगे लगभग 4 से 5 वीक बाद, सप्ताह बाद, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जड़ें विकसित होना शुरू हो जाएगी और ऊपर पत्तियों वाला पोर्शन, तने वाला पोर्शन। जब ये डेवलप होना शुरू हो जाता है तो फिर इसको मदर प्लांट से अलग करके एक स्वतंत्र वातावरण के अंदर अपन इसको ग्रो करवा सकते हैं। तो ये मतलब जिनकी शाखाएं भूमि से काफ़ी ऊपर हो, मोटी हो, उनके अंदर इस विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है। ओके, देखो देखें, एयर लेयरिंग, वायु दाब या गुट्टी लगाना सब एक ही बात है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एयर लेयरिंग का मतलब हो गया वायु के अंदर जो है दाब लगा करके प्लांट का जो आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है। अब देखो देखें, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्लांट विद थिक ब्रांच। क्या मतलब हो गया, इस विधि का प्रयोग वृक्षों में किया जाता है जिनकी शाखाएं मोटी होती है। मोटी का मतलब क्या हो गया, थिक, और भूमि से ऊपर होती है उनके अंदर। अब इसके अंदर इसके तरीके देखो किस तरीके से अपन करवाते हैं। बार्क ऑफ ब्रांच इज रिमूव्ड एंड फॉर्म अ रिंग। क्या मतलब हो गया, जैसे शाखा जो लेते हैं ना, उस शाखा की जो छाल होती है उस छाल को क्या कर दिया जाता है, एक वलय के रूप में अलग कर दिया जाता है। समझो, इस विधि में शाखा की छाल को वलय के रूप में हटा दिया जाता है, एक रिंग के रूप में उस छाल को अपन रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे, दिस बार्क लेस पार्ट इज कवर्ड बाई मॉस। मॉस कह दो या कॉटन कह दो, वेट सॉइल कह दो या वेट कॉटन कह दो, गीले कपड़े से मतलब इसको लपेट दिया जाता है। और दिस कवर्ड पार्ट इज नॉन एज गुट्टी। अब इस संरचना को क्या कहेंगे, गुट्टी। फिर देखो ध्यान देना बेटा, छाल रहित भाग को मॉस, गीली मिट्टी या रुई से ढक दिया जाता है, जो इस भाग को क्या करते हैं, जो इस भाग को मतलब नम बनाए रख। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, इसके अंदर ये गुट्टी जो बनेगी, ये गुट्टी क्या करेगी, इस भाग को नम बनाए रखती है। ओके, और कुछ समय बाद अपन देखेंगे तो इससे जड़ें हैं, पत्तियां हैं, निकलना शुरू हो जाती है। छाल रही भाग को मॉस, गिल्ली मिट्टी, रुई से ढक दिया जाता है। मॉस का मतलब स्पंज वगैरह हो गए, उससे संबंधित है। ओके, मांस का मतलब मीट नहीं, स्पंज है या कोई ऐसा जो कपड़ा लगाएंगे ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। इसके बाद में इस ढके हुए भाग को गुट्टी कहते हैं। और गुट्टी इज प्रोवाइडेड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ पोट एंड स्ट्रिंग फॉर 4 to 8 वीक्स। क्या मतलब हो गया, जब इसके ऊपर जो मिट्टी का बना हुआ पात्र रखते हैं ना, उसके अंदर से जो धागा पिरोते हैं, धागा निकालते हैं और उससे बांधते हैं, तो उससे क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप तो पानी इनको मिलता रहता है। तो इनके अंदर गुट्टी इज प्रोवाइडेड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ पॉट एंड स्ट्रिंग फॉर 4 to 8 वीक्स। कहने का मतलब 4 से 8 सप्ताह के अंदर क्या होता है कि पॉट से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिरता है, और इससे कहने का मतलब जो है ये भाग नम बना रहता है और पानी इनको मिलता रहता है। तो इस तरीके से ध्यान है बेटा, गुट्टी पर पात्र द्वारा बूंद बूंद पानी दिया जाता है। 4 से 8 सप्ताह बाद इस पर जड़ें दिखाई देती है। 4 से 8 सप्ताह बाद इस पर जड़ें दिखाई देना शुरू कर देती है। फिर क्या करेंगे, दिस रूटेड गुट्टी इज रिमूव्ड फ्रॉम मदर प्लांट। अब ये जो गुट्टी बनी इसको मदर प्लांट से अपन क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। और इस गुट्टी को, और क्यों गुट्टी तो जैसे अपन ने बना ली छाल हटा करके, और दिस रूटेड गुट्टी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मदर प्लांट
एंड पोटेड इन द सॉइल। अब इनको क्या करेंगे, उचित वातावरण के अंदर जहाँ पर ग्रो करवाना है वहाँ पर अपन इसको लगा देते हैं। इस जड़ युक्त भाग को मुख्य पौधे से अलग कर मिट्टी में रोप दिया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, मिट्टी में उपयुक्त वातावरण के अंदर रोप देते हैं और उससे क्या है कि एक नए पादप का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बेटा ये थी एयर लेयरिंग और माउंड लेयरिंग, दो विधियाँ अपन ने पढ़ी, वायु दाब और ये जो दाब लगाना के अंदर एक तो अपन ने पढ़ी, कौन सी पढ़ी, एयर लेयरिंग, और दूसरी अपन ने पढ़ी ये जो है माउंड लेयरिंग। समझ रहे हो, माउंड लेयरिंग के अंतर्गत क्या अपन ने पढ़ा था कि जिनकी जो शाखाएं होती है जो कोमल होती है उनको ही मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और उससे ही नए पादप का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी अपन ने पढ़ी ये जो है एयर लेयरिंग, और एयर लेयरिंग के अंदर अपन ने देखा कि तो इस तरीके से बेटा ये थी माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ओके, अब इसके बाद में इसका जो आर्टिफिशियल जो मेथड है उसका जो थर्ड टाइप है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग या जिसको अपन क्या कहेंगे, रोपण। अब रोपण के अंतर्गत क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, रोपण के अंतर्गत रोपण में क्या करेंगे कि हालांकि रोपण के अंदर दो पादपों को क्या किया जाता है, देखो ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो डिज़ायर प्लांट होते हैं या फिर मतलब दो होते सेम किस्म के पादप होते हैं, है ना, उनको क्या करवाया जाता है कि जैसे ये होता है ना उचित गुणों युक्त या अच्छे गुणों युक्त मतलब पेड़ पौधों का जो आपस में जोड़ करके उनके अंदर कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक ही किस्म के जो पादप होते हैं दो अलग अलग, और उन जिससे मतलब अच्छी पैदावार मिल सके, और उनके क्या करते हैं स्टेम और रूट वाले पोर्शन को लेते हैं और साथ ही साथ उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, उनको कहते हैं ग्राफ्टिंग। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि दो टर्म आती है, एक तो आती है वो जो एग्जाम में पूछते हैं बेटा, ध्यान रखना, वन वर्ड एक एक नंबर के सवाल पूछते हैं। एक तो आती है कलम या इसको कहते हैं स्कियन, SCION, और एक होती है स्टॉक या इसको कहते हैं स्कंद। ओके, अब इसके अंदर क्या होते हैं कि जो अपर पोर्शन होता है ना, अपर पोर्शन जो जनरली जो अपर पोर्शन जो स्टेम को रिप्रेजेंट करता है और लोअर पार्ट जो होता है वो स्टॉक कहते हैं जो रूट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक ही किस्म के दो वांछित गुणों युक्त पादपों के जो भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, और कुछ समय बाद क्या होते हैं भाई इस प्रकार के जो पीस रहते हैं इसको अच्छे से बांध देते हैं। कुछ समय बाद इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल वगैरह जो होते हैं उनका आपस में कनेक्शन हो जाता है और उससे फिर कहने का मतलब नए पादप का फॉर्मेशन होता है। देखें ग्राफ्टिंग के अंतर्गत, ग्राफ्टिंग टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी एक प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, विच टू सेपरेट प्लांट, जिसके अंदर क्या है दो अलग एक ही किस्म के हैं लेकिन दो अलग अलग पादप है। ये मैंने बताया दो अलग अलग पादपों के जो पार्ट होते हैं उनको लिया जाता है। टू सेपरेट प्लांट आर जॉइन इन सच अ वे दैट दे ग्रो इन फॉर्म अ न्यू सिंगल प्लांट, मतलब उनको इस तरीके से आपस में फ्यूज किया जाता है या जोड़ा जाता है कि वो एक कुछ समय बाद एक सिंगल कहने का मतलब प्लांट के रूप में विकसित होते हैं और उससे जो है मतलब फल फ्रूट है नए पादप का विकास होता है। इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को है एक ही किस्म के लेकिन दो अलग अलग पौधों के पार्ट या हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। समझ रहे हो? इसके अंदर देखें इसके अंदर ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने बताया कि जो अपर पार्ट होता है उसको कहेंगे कलम और जो आधार वाला भाग होता है उसको कहेंगे स्कंद। कलम को इंग्लिश में कहते हैं स्कियन, SCION, और स्कंद को कहते हैं स्टॉक, STOCK। अब स्कियन जो प्लांट का जो अपर पार्ट होता है, प्लांट पार्ट विच इज ग्राफ्टेड इज नॉन एज स्कियन, मतलब जिसको ग्राफ्ट किया जाता है या जिसका रोपण किया जाता है उसको कहेंगे स्कियन। एंड सुपीरियर इन ग्राफ्टिंग, जो क्या कहा अपन ने, जो रोपण के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट, वो हो गया स्कियन। और दूसरा है स्टॉक।
स्टॉक के अंदर ध्यान देना बेटा, स्टॉक जो होता है इसका जो आधार वाला पोर्शन होता है, स्टॉक प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, और जिसको ग्राफ्ट करना है वो तो हो गया स्कियन, और जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है वो होता है स्टॉक। ये सवाल पूछते हैं बेटा, वन वर्ड ध्यान रखना, एक एक नंबर के सवाल पूछते हैं। डिफाइन द टर्म सियन, स्कियन, डिफाइन द टर्म स्टॉक, इस तरीके से सवाल पूछते हैं, नोट डाउन कर लेना ये। ओके, प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है, जनरली इंफीरियर इन क्वालिटी, मतलब जैसे ये तो सुपीरियर है, मतलब अपर पोर्शन होता है, और इंफीरियर क्वालिटी मतलब ये जो है इसकी तुलना में ये जो है निम्न गुणों वाला होता है, स्कंद आधार वाला भाग, और ये अच्छी क्वालिटी वाला होता है। जिसकी ग्राफ्टिंग, जिसको ग्राफ्ट किया जाता है वो तो हो गया कलम, और जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है वो हो गया स्टॉक। देखो कलम क्या होती है, अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसका रोपण किया जाता है, समझ रहे हो, जिसको ग्राफ्ट करते हैं वो तो हो जाएगा कलम, और जिसके ऊपर कलम लगाई जाती है उसको कहेंगे। तो इस तरीके से देखो बेटा, कलम क्या होती है, अच्छी किस्म के पादप के उस हिस्से को जिसका रोपण किया जाता है वो तो एक कलम, और निम्न गुण वाला स्थानीय पादप जिस पर की कलम लगाई जाती है, जो नए पादप या पौधे का आधार बनेगा, उसको कह देंगे स्कंद। ओके, पता पड़ गया स्कंद और कलम। तो ये ध्यान रखना बेटा, स्कंद और कलम जो जनरली अपन को मिलेंगे ग्राफ्टिंग के अंदर, स्कियन और स्टॉक। ओके, अब देखो देखें, स्टॉक एंड स्कियन आर टाइटली टुगेदर सो दैट देयर कैम्बियम गेट अटैच्ड। क्या मतलब हुआ कि जब इनको आपस में इस तरीके से लगाया जाता है ना, तो इनको अच्छे से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो कैम्बियम वगैरह होते हैं, जिससे कहने का मतलब द्वितीयक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और उनका मतलब कुछ समय बाद आपस में कांटेक्ट हो जाता है, वेस्कुलर बंडल का आपस में कांटेक्ट हो जाता है, और पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और कुछ समय बाद ये सिंगल प्लांट का निर्माण, मतलब सिंगल प्लांट बन जाते हैं, और फिर इनके ऊपर जो है फल फूल वगैरह है वो बनने लगते हैं। तो कहने का मतलब ग्राफ्ट का मतलब हो गया कि दो जो है अलग अलग पादप लेकिन एक ही किस्म के, उनके हिस्सों को आपस में क्या करना, जोड़ना, उनको कहेंगे ग्राफ्टिंग। इसमें अपर पार्ट जो होता है उसको तो कहेंगे स्कियन, और जो लोअर पार्ट होता है उसको कहेंगे स्टॉक। ओके, इनको टाइटली एंड गेट अटैच्ड वेस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टॉक एंड स्कियन मेक कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखो, रोज है, मैंगो, एप्पल, लेमन एटसेट्रा उसके अंदर मिलेंगे। जैसे अब इसके अंदर देख लो हिंदी में, कलम एंड स्कंद को कसकर बांधते हैं, उनको कसकर बांध देते हैं ताकि दोनों का एदा संपर्क में रहे। एदा का मतलब क्या, कैम्बियम। कुछ समय बाद दोनों एदाएं जुड़ जाती है। अब कलम और स्कंद दोनों के समनुतक आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण है रोज है, मैंगो है, इस तरीके से। ओके, तो ये बेटा इसकी जो मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है ये नेक्स्ट टर्न पे करवाऊंगा। तो इसके अंदर ये जो है मैंने आपको बताया, ये 3 मेथड अपन ने पढ़े आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एक तो अपन ने कटिंग किया, एक किया अपन ने लेयरिंग, और एक ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के जो मेथड है वो नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन डाल देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन द टर्म, define the term scion and stalk। कलम एवं स्कंद को परिभाषित करो। ओके, इसके बाद में जो कटिंग है ना, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया ना, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी। एक तो मैंने आपको बताया था ये कटिंग के ऊपर,
कर्तन, और दूसरा एयर लेयरिंग, वायुदाब, एयर लेयरिंग मेथड, वायुदाब विधि। ओके, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के अंदर रहेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, थैंक यू।